लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत भारतीय इतिहास की एक अत्यंत प्रभावशाली और विवादास्पद नीति थी। 1848 से 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए इस नीति का कड़ाई से पालन किया। कंपनी के लिए व्यपगत से अभिप्राय था कि पैतृक वारिस न होने की स्थिति में कंपनी अपने अधीनस्थ तथा पराधीन क्षेत्रों को साम्राज्य में मिला सकती थी। डलहौजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए इसे नया हथियार बनाया। उसने गोद लेने की प्रथा, प्रैक्टिस ऑफ अडॉप्शन पर पाबंदी लगाई तथा संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न किया। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। प्रथम श्रेणी में वे राज्य थे जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान था तथा ऐसे शासकों के गोद लेने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई थी। द्वितीय श्रेणी के राज्यों के शासकों के लिए यह व्यवस्था की गई कि वे गोद लेने के पहले सरकार की सहमति प्राप्त करें। ऐसे राज्य अंग्रेजी सरकार के अधीनस्थ राज्य थे। तृतीय श्रेणी में देसी रियासतों को रखा गया था जिनके शासकों को गोद लेने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। व्यपगत सिद्धांत का क्रियान्वयन सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर 1839 ईस्वी, सबलपुर 1839 ईस्वी, बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1852 ईस्वी तथा नागपुर 1854 ईस्वी। व्यपगत सिद्धांत की आलोचना देसी रियासतों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करना ही अन्यायपूर्ण था, क्योंकि देसी राज्यों का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया था और न ही वे वैधानिक दृष्टि से भारत की सर्वोच्च सत्ता थे। सैद्धांतिक रूप से सभी भारतीय राज्य मुगल सम्राट के अधीनम थे तथा मुगल सम्राट ही भारत का सम्राट था। गोद लेने की प्रथा में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि हिंदुओं में गोद लेने की प्रथा धार्मिक व कानूनी रूप से मान्य थी। डलहौजी ने अपनी इस नीति से देसी प्रजा में असंतोष की भावना भर दी, जिससे ब्रिटिश विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिला। डलहौजी के वापस जाते ही 1857 ईस्वी का संग्राम फूट पड़ा एवं 1858 में ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों के प्रति अधीनस्थ एकीकरण की नीति अपनाई। देसी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति, भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति समय के साथ बदलती रही। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर 1947 की आजादी तक अंग्रेजों ने अपनी सुविधा और साम्राज्य विस्तार की जरूरतों के अनुसार अपनी नीतियों को 4 मुख्य चरणों में विभाजित किया। घेरे की नीति 1765 से 1813 तक। इस काल में कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर बफर स्टेट, मध्यवर्ती राज्य बनाने की कोशिश की ताकि बाहरी आक्रमणों जैसे अफगान या मराठा से अपनी सीमाओं की रक्षा की जा सके। प्रमुख विशेषता: कंपनी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी, लेकिन अपनी सीमा सुरक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों की रक्षा का भार उठाती थी। उदाहरण: वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा अवध को एक बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल करना। अनुभाग: अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 1858। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय से ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करने की शुरुआत हुई। अब अंग्रेजों ने रियासतों को अपने अधीन लाने और उन्हें एक दूसरे से अलग रखने की नीति अपनाई। सहायक संधि: लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे विस्तार दिया। इसके तहत रियासतों को अपनी सेना खत्म कर ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और एक ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार में नियुक्त करना होता था। व्यपगत का सिद्धांत: लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति के जरिए उन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जिनका कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था, जैसे झांसी, सतारा, नागपुर। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935।
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश नीति में बड़ा बदलाव आया। अंग्रेजों ने महसूस किया कि रियासतें तूफान में बांध का काम कर सकती हैं। विलय का त्याग। महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा के बाद राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति त्याग दी गई और गोद लेने के अधिकार को मान्यता मिली। सर्वोच्चता। अब राजाओं को यह स्वीकार करना पड़ा कि वे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हैं। अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर राजाओं को दंडित करना या हटाने का अधिकार अपने पास रखा, लेकिन राज्य का विलय नहीं किया। 4. समान संघ की नीति 1935 से 1947। राष्ट्रवादी आंदोलन के बढ़ते दबाव के कारण अंग्रेजों ने राजाओं को भारतीय राष्ट्रवादियों के विरुद्ध इस्तेमाल करने की कोशिश की। 1935 का अधिनियम, इसमें एक भारतीय संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों को साथ आना था। हालांकि यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया, क्योंकि राजा अपनी संप्रभुता छोड़ने को तैयार नहीं थे। अंततः 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के साथ सर्वोच्चता समाप्त हो गई और रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। निष्कर्ष। ब्रिटिश नीति का एकमात्र उद्देश्य भारत में अपने आर्थिक और सियासी हितों की रक्षा करना था। जहां शुरुआत में उन्होंने राज्यों को जीता, वही बाद में उन्होंने उन्हीं राजाओं को अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए स्तंभ के रूप में इस्तेमाल किया।